हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबों को A3 स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाए और क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कर चुके थे, आज सेकंड वीडियो है। देखिए कल चलो सबों को गुड इवनिंग, ठीक है। और सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। देखो, करंट को मेजरमेंट करने में किसका उपयोग होता है। एमीटर का, वोल्ट मीटर का, वोल्टामीटर का, मोनोमीटर का। ठीक है, जरा बताओ क्या होगा आंसर। चलो सभी बच्चे आंसर दो, क्या होगा। किशन, ये होगा। चलो देखो ना, यहाँ पे पूछ रहा है धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, धारा को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एमीटर का। देखो ना, एमीटर का, ये किसको मापता है, तो धारा को, मतलब करंट को मेजरमेंट कौन करेगा, एमीटर ना, धारा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, वोल्ट मीटर है, किसको मापता, पोटेंशियल को, क्या लिखेंगे, विभवांतर। ठीक है, या किसको मेजरमेंट कर देगा बाबू लोग, विभवांतर ना। क्वेश्चन पूछेगा वोल्ट मीटर किसको मेजरमेंट करता है, विभवांतर को। याद रखना, यह वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो याद रखना समांतर क्रम में ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, संयोजित किया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, अब इसमें एमीटर ना, एमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, तो याद रखना श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन ना। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। चलो बताओ, यहाँ तक डाउट है सबों को, गुड इवनिंग। सर साउंड क्लियर कीजिए। साउंड सही नहीं, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। साउंड सही है कि दो। चलो देखो ना, इसमें किसी को डाउट है, यहाँ पे देखो आंसर का हो जाएगा ए मीटर ना, और यहाँ पे का वोल्ट मीटर था, तो आंसर का हो जाएगा ए मीटर। ठीक है, चलो देखो आगे ना, यहाँ पे दो चीज और पूछता है। ठीक है, धारा के एसआई मात्रक पूछेगा, धारा का एसआई यूनिट। ठीक है, धारा का एसआई यूनिट का होता है, तो याद रखना एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और एक चीज और पूछेगा वोल्ट मीटर, तो विभवांतर। ठीक है, विभवांतर ना, विभवांतर का एसआई यूनिट पूछ दे तो क्या लिखेंगे, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना इतना चीज तुमको क्या करना है, याद रखना है एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। एमीटर से क्या मापते हैं, धारा। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि इसको किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। धारा के सही मात्रा का होता है एम्पियर, और विभवांतर के सही मात्रा का होता है वोल्ट। धारा का फार्मूला पूछे तो याद रखना आई बराबर का होता है Q/T, यानी आवेश बटा समय को क्या बोलते हैं, धारा।
अभी विभवांतर पूछेगा पोटेंशियल, तो वर्क अपॉन का होता है चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। और क्यू अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, और कॉपी कलम लेके बैठना, ठीक है, नोट करते जाना जो न्यू पॉइंट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बोलता अपघटक का उदाहरण है, कौन होगा, कवक होगा, बाघ होगा, बकरी होगा, हरा पौधा होगा। बताओ अपघटक का उदाहरण कौन होता है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का इसमें एग्जाम्पल कौन होता है, जरा बताओ। डिकम्पोजर का एग्जाम्पल कौन होता है। फंगई होता है, टाइगर होता है, गोट होता है, ग्रीन प्लांट होता है। कट कट क्या आवाज आ रहा है भाई। आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चलो भाई अभी सही है। अभी है सही कि नहीं है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाता है, याद रखना अपघटक ना, अपघटक आंसर का हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, वन। यह किसका है, तो अपघटक का। ठीक है, अपघटक, अपघटक किसको बोलते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिक को ना, अपघटक। अपघटक का काम का होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है ना, कैसा, तो जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक को किस में बदल देता बाबू, सरल कार्बनिक यौगिक में। किस में, सरल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं ना। हरा पौधा जो होता है ना, यह उत्पादक होता है। हरा पौधा क्या होता है, तो उत्पादक होता है। ठीक है, हरा पौधा क्या होता है, उत्पादक होता है। और यह बाघ और बकरी जो होता है ना, यह उपभोक्ता होता है। ठीक है, यह क्या होता है, कंज्यूमर होता है, यानी उपभोक्ता होता है। यह क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता जो होता है ना, वह तीन प्रकार के, चार प्रकार का होता है। पहला शाकाहारी होता है, क्या हो जाएगा, शाकाहारी। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा मांसाहारी, मांसाहारी। तीसरा का हो जाएगा सर्वहारी, क्या हो जाएगा, सर्वहारी। और चौथा नंबर में कहा जाएगा परजीवी ना, क्या आ जाएगा, परजीवी। ठीक है, हार्बेरियस है, कार्निवरस है, ओमनिवरस है, और क्या है, पैरासिटिक है ना। तो याद रखना, हरा पौधा का होता है उत्पादक, उसको बोलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करता है। उत्पादक किसको बोलेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके बनाए हुए खाद्य पदार्थ को जो उपयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, यानी उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, शाकाहारी, जो पेड़ पौधा को खाता है उसको शाकाहारी बोल देंगे, जो मांस को खाता है मांसाहारी बोल देंगे, जो दोनों को खाता है उसको सर्वहारी बोल देंगे, जो किसी दूसरे पर डिपेंड होगा भोजन के, उसको परजीवी, जैसे लीच यानी जोंक होता है ना, अर्थवार्म, केचुआ, ये सब वह दूसरे पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, परजीवी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कवक यानी फंगई। आंसर क्या हो जाएगा, फंगई। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है। समझ में आया या नहीं, आगे बढ़े या नहीं। चलो बताओ भाई, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताओ, जनित्र बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ विद्युत उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? चलो अंकित का आंसर आ रहा, अनुज। चलो जिसका आंसर आया है ये सही है। क्या हो जाएगा? जनित्र ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, अर्थात क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। यह जनित्र जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को ना, या किसको? यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता। किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इस जनित्र के जैसा दो चीज और काम करता है, इसको टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टरबाइन ना। टरबाइन भी यही काम करता है। ठीक है, याद रखना, टरबाइन भी यही काम करेगा, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता? विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, यह क्या करता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताएगा। ठीक है, यह विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन बताएगा? तो गैल्वेनोमीटर ना। गैल्वेनोमीटर को हमेशा हम लोग किस में जोड़ते हैं? तो याद रखना, इसे समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है, एमीटर होता है। एमीटर किसका काम करता है? तो ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, एमीटर किसका काम करेगा? तो यह विद्युत धारा को मापता है। किसका मापेगा? यह विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। ठीक है, एमीटर का काम क्या होता है बाबू? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। और यह एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? एमीटर को जोड़ देते हैं। अगर एमीटर का सिंबल देखोगा तो इस टाइप में होता है, देखो ऐसे। ठीक है, एक साइड का होगा प्लस और एक साइड का होगा माइनस ना। गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल इसी तरीके से होता है, एक साइड प्लस और दूसरा साइड का होता है माइनस ना। गैल्वेनोमीटर जो होता है मिनिमम करंट को भी बताता है। जब किसी भी परिपथ में यानी सर्किट में अत्यंत न्यूनतम करंट होना, तो उसको न्यूनतम करंट को बताने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे एक पॉइंट और तुमको याद रख लेना। ठीक है, कौन सा पॉइंट याद रखना भाई? मोटर। एक काम कौन है? मोटर। ये भी क्वेश्चन पूछा था, मोटर क्या है? तो याद रखना है यह विद्युत ऊर्जा ना। किसको? विद्युत ऊर्जा जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, उसको किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में बदल देगा? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। इस पॉइंट को भी तुमको क्या करना है? याद रखना। विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। टरबाइन या जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत धारा को कौन मापता है? एमीटर। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर वो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, जिसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। चलो बताओ, इतना पॉइंट क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? कॉपी कलम लेके बैठना। ठीक है, और जो न्यू पॉइंट आएगा उसको नोट कर लेना। ठीक है, हम हर एक पॉइंट को बता रहे हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा लेते रहना। आगे बढ़े, बढ़े भाई। चलो यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, देखो बोलता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जो सक्रियता श्रेणी जो होता है ना, एक्टिविटी सीरीज जो होता है, उसमें सबसे सक्रिय धातु कौन है? Au मतलब क्या होता है? सोना। Nu, Hg, Cu। बताओ इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? यानी पूछता है द मोस्ट एक्टिव मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? Au है, मतलब गोल्ड है। यहाँ पे Nu नहीं होगा ना, क्या होगा बाबू लोग? Na है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? Na है। याद रखना, इस सोडियम है। ठीक है, ऐसे मिसप्रिंट क्या होगा? Na है। चलो अंकित का रहा 4 का बी सोडियम। वेरी गुड, आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे होगा, हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए ना। पहला कौन होता बाबू?
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद क्या होता है लेड, फिर उसके बाद क्या होता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या होता है कॉपर, मरकरी, फिर सिल्वर और लास्ट में क्या होता है गोल्ड और फिर से नीचे क्या होता है प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना सबसे ऊपर ना, देखो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इसका क्रियाशीलता का होता है घटता है, क्रियाशीलता का हो जाएगा घटता है ना, क्रियाशीलता का होता है घटता है। तो बताओ सबसे अधिक कौन होगा, तो सबसे अधिक क्या होता है सोडियम होता है ना, सबसे अधिक का होगा सोडियम, और इधर कम में का होता है तो सिल्वर का सॉरी क्या बोलता है गोल्ड और प्लेटिनम, नहीं सबसे कम होता है, इधर क्या होता है सबसे कम होता है ना। तो याद रखना जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है ना मतलब वो हाईली रिएक्टिव है, वह किसी से तुरंत क्रिया कर लेगा, जैसे सोडियम। ठीक है, और पोटेशियम तो लोग सुना होगा कि ठंडे जल के साथ तेजी से क्या करता है क्रिया करता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना उसमें से जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा वह हमेशा ठंडा जल जो होता है ना कोल्ड वाटर से हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत वह तेजी से क्रिया कर लेता है। ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से करता है, यह ठंडा जल के साथ भी तेजी से करेगा और ऑक्सीजन के साथ भी यह क्या करता है बहुत तेजी से क्रिया करता है। लेकिन यहाँ पे जो दो तत्व है ना कौन कौन, सिल्वर और यह गोल्ड, यह जल से भी क्रिया नहीं करता, यह जल से भी क्रिया नहीं करेगा, नहीं यह वायु से क्रिया करता है। ठीक है, या वायु से भी क्रिया नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ ज्वेलर बनाने यानी जो ज्वेलर जो होता है ना ज्वेलरी बनाने में सिल्वर और गोल्ड का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह वायु तथा जल से क्रिया नहीं करता, जो वायु तथा जल से क्रिया नहीं करेगा वह कभी भी संचारित नहीं होगा, जब संचारित नहीं होगा मतलब वो खराब नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सिल्वर और चांदी का क्या बनाते हैं सॉरी गोल्ड तथा सिल्वर का हम लोग क्या बनाते हैं ज्वेलर बनाते हैं ना, ये चीज को याद रखना। ठीक है, और एक चीज और पूछा जाता है ना ठंडा जल के साथ तेजी से कौन करता, तो याद रखना सोडियम और पोटेशियम, ये ठंडे जल के साथ क्या करता है तेजी से करता है, या ठंडे जल जो होता है ना ठंडा जल जो होता है उसे धीमा करेगा। ठीक है, ठंडा जल के साथ धीमी अभिक्रिया कौन करता है कैल्शियम, या मैग्नीशियम जो होता है ना या गर्म जल से क्रिया करता है। ठीक है, या किससे करेगा गर्म जल से क्रिया करेगा। और यहाँ पे तीन गो जो है ना ये किसके साथ करता है तो जलवाष्प से करता है, किसके साथ करेगा जलवाष्प, जिसको तुम लोग का बोलते हैं भाप बोलते हैं, किससे ये क्रिया करेगा भाप। या कभी भी ऐसे क्रिया नहीं कर सकता ना ठंडा जल के साथ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो याद रखना ठंडे जल के साथ सोडियम तेजी से, और ठंडे जल के साथ धीमा कौन करेगा कैल्शियम, और गर्म जल के साथ तेजी से कौन करेगा मैग्नीशियम, और यह एल्युमिनियम जिंक और आयरन जलवाष्प से क्या करता है क्रिया करता है, या ठंडा जल के साथ कभी क्रिया नहीं करेगा। अब इधर तो ये क्रिया करता ही नहीं है, बात आई समझ में। ऑक्सीजन से भी पूछेगा तो यह वायु से तेजी से दोनों करता है। ठीक है, या वायु से बहुत तेजी से करेगा, ये लोग थोड़ा क्या करता है धीमे कर लेता है। ठीक है, वायु से सबसे तेजी से क्रिया कौन करता है सोडियम और पोटेशियम, इसलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखते हैं केरोसिन ना, केरोसिन तेल जो होता है ना उसमें किसको रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को डुबो कर रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए और वह उसमें तुरंत आग न पकड़े। यहाँ तक समझ में आया बाबू लोग कि नहीं आया, चलो सबों का आंसर सही था, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। चलो देखो बोलता है 1 पिकोमीटर ना, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। चलो बताओ 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है भाई, 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है अनुज, डी आर आंसर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तेरा कर्तव्य है भाई शेयर करना, और न्यू बच्चा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, जरा एक बार देख लेते हैं कमेंट कौन कौन कमेंट किया। चलो साहू क्वीन गुड इवनिंग,
साहू जी पहले ज्वाइन किया कीजिए, 4 क्वेश्चन निकल गया। चलो देखो ना, पूछ का रहा है बाबू पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर एक लेंथ मापने का इकाई है ना, उसमें हम लोग क्या मापते हैं, किसी भी चीज की लंबाई। अत्यंत छोटी लंबाई जब मेजरमेंट करनी होती है ना, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पिकोमीटर का। तो यहाँ पे पिकोमीटर का होता है 1 पिकोमीटर जो होता है ना, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना 1 पिकोमीटर में कितना, 10⁻12 मीटर। 1 माइक्रोमीटर पूछेगा तो 1, अगर माइक्रोमीटर पूछ दे तो 10 कितना, 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अगर माइक्रो पूछेगा तो 10⁻6 होता है। 1 एंगस्ट्रोम पूछेगा, क्या पूछेगा, 1 एंगस्ट्रोम तो 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये तीन ही चीज पूछा जाता है, पूछ लेगा। पिकोमीटर तो 10⁻12 मीटर, 1 माइक्रोमीटर ना, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो, ठीक है। क्या पूछेगा, 1 माइक्रो में कितना मीटर, तो 10⁻6, इसका मतलब एंगस्ट्रोम होता है ना, एंगस्ट्रोम होता है, ठीक है। एंगस्ट्रोम होता है, ठीक है। एंगस्ट्रोम को मेजरमेंट करते हैं 10⁻10 मीटर होता है ना एक एंगस्ट्रोम में, ठीक है। एक और पूछा जाता है, इस तीनों के अलावा एक और पूछा जाता है नैनोमीटर। एक और का पूछा जाता है नैनोमीटर, ठीक है। क्या पूछा था, नैनो 10⁻⁻9 मीटर ना। तो नैनोमीटर में याद रखना 10 कितना होता है, -9। बताओ भाई, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, सबों का सही है, इतना चीज लिख लेना, ठीक है। 1 माइक्रो 10⁻6, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10, 1 नैनो 10⁻9, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम याद करें कलमान। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन ना, बोलता है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है, अंडाणु है, योनि है, फैलोपियन नलिका है। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन है, स्पर्म है, एग है, वेजाइना है, फैलोपियन ट्यूब है। जरा बताओ मेल गैमेट्स कौन है। चलो वेरी गुड, 6 का आंसर ये आ गया, धड़ाधड़ मारा रहा भाई, क्या बात है, गजब। ऐसने होना चाहिए आंसर, क्या हो जाएगा बाबू, अस्पम। मेल गैमेट का होता है अस्पम होता है ना, फीमेल गैमेट का होता है तो एग होता है। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होगा ना, जब फीमेल गैमेट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एग। देखिए हमसे क्या पूछा था, अस्पम, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये। अब देखो शुक्राणु बनता कहाँ है ना, तो यह टेस्टिस में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टिस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीसन, ठीक है। कहाँ बनता है, तो याद रखना ब्रीसन में बनता है, ठीक है। ब्रीसन यानी टेस्टिस में बनता है। इस ब्रीसन जो होता है, जिस थैले में होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कोटम बोलते हैं, यानी ब्रीसन कोष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्रीसन कोष, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कोटम। यानी यह टेस्टिस जो होता है ना, जिस थैले के अंदर उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीसन कोष या स्कोटम बोलते हैं ना। अब तीसरा चीज याद रखना, एक जोड़ी ब्रीसन होती है, कितने जोड़ी, एक जोड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जोड़ी ब्रीसन होती है, तो एक जोड़ी का होती है ब्रीसन होती है, यानी टेस्टिस होती है एक जोड़ी ना, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस कितने जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, ठीक है। अंडाशय यानी ओवरी में होता है, कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है ना। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ओवरी में होता है। यह क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है ना, यह क्या होता है, मदा युग्मक होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदा युग्मक, ठीक है। यह मदा युग्मक कौन होता है, एग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैलोपियन ट्यूब दिया ना, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, निषेचन, ठीक है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होगी, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना वो कहाँ हो जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब एक क्या होता है, नली होता है ना, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, नली के समान होता है। और यह वेजाइना जो होता है ना, यह वेजाइना जो होता है ना, स्पर्म जाने का क्या होता है, रास्ता, फीमेल के अंदर स्पर्म को अंदर जाने का रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज याद रहेगा।
या अंडाशय भी कितने जोड़ी होती है? एक जोड़ी। ठीक है, अंडाशय भी कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी, याद रखना। ठीक है, अंडाशय भी कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। अगर फेलोपियन ट्यूब पूछ दे ये भी कितनी जोड़ी होती है? तो एक जोड़ी। फेलोपियन ट्यूब भी कितनी जोड़ी होती है? तो एक जोड़ी होती है। हाँ भाई, सर कहता आवाज घर घर कर रहा है, क्या होता रहता है। वहाँ नहीं ढुकल है क्या? बढ़िया, वहाँ पे नहीं ढुकल। ठीक है भाई, तुरंत ठीक करा रहे हैं। अबे ठीक जा रहा है। क्या रखने, आवाज क्लियर है? अभी अभी सही है कि नहीं? नहीं जा रहा, नहीं आ रहा। एक और टूट गया क्या बार? सही है कि नहीं है? भाई आवाज क्लियर है? सही है सर, अब ठीक। चलो, चलो ठीक। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे कहा था, चलो ठीक। फेलोपियन ट्यूब भी कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट था बाबू लोग कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट? चलो देखो ना, यहाँ पे जो होता है ना, स्पर्म का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो टेस्टिस पे होता है। स्पर्म के निर्माण के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसे लगभग कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ना। कितना डिग्री सेल्सियस? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए कम। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे 2 या 3 घटा दो तो वही लगभग कितना, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ना। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता है। और यह टेस्टिस जो होता है ना, ठंडे के दिनों में क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ताकि वह टेम्परेचर को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। और गर्मी के दिन में यह जो होता है ना, स्कोटम यानी ब्रीसन को, सॉरी, क्या ब्रीसन को, वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, ताकि वह टेम्परेचर को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। ठीक है, चलो ठीक, आगे देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। बोलता है जेबरेलिन है, क्या है भाई? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। जरा बताओ जेबरेलिन क्या है? बताओ भाई जेबरेलिन क्या है? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। आवाज फिर से फंस रहा है। क्या हो क्या रे भाई? हाँ, अभी ठीक है?
भाई अभी सही है कि नहीं? चलो देखो, बताओ जेबरेलिन क्या है? हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है भाई तो लिख दो हाँ या नहीं। अरे यार क्या हो जाता है इसको। हम्म, सही है या नहीं? तो बहुत लिखा था, कहाँ लिखा? अभी है। चलो छुट्टू। चलो देखो ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जेब्रेलिन एक का होता है हार्मोन होता है ना, जेब्रेलिन एक का होता है हार्मोन होता है। वह कैसा हार्मोन होता है भाई? तो प्लांट में पाए जाने वाला क्या होता है? हार्मोन होता है जेब्रेलिन, ठीक है। यह जेब्रेलिन हार्मोन जो होता है ना, कहाँ पाया जाता है? तो पादपों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? तो पादपों में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? पादपों में। क्वेश्चन पूछेगा जेब्रेलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना कहाँ पे पाया जाएगा बाबू लोग? पादप में। ठीक है, जेब्रेलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो पादप में ना। देखो इसका काम क्या होता है? अंकुरन करना, बीजों को अंकुरन करने का काम कौन करता है? तो जेब्रेलिन हार्मोन करता है। दूसरा, तना की लंबाई ना, तना की क्या करता है? लंबाई को भी क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। तना की लंबाई को भी बढ़ाने का काम कौन करता है? तो जेब्रेलिन हार्मोन करता है। देखो प्लांट में जितना हार्मोन होता है हम सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीन हार्मोन ना, ऑक्सीन हार्मोन होता है, ठीक है। दूसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन सबका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है जेब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन? तो जेब्रेलिन हार्मोन ना। चौथा नंबर में होता है एसिटिलीन हार्मोन, उससे होता है एब्सिसिक अम्ल ना, एक होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल होता है। एक इथिलीन होता है, ठीक है, एक का होता है एथिलीन होता है, एथिलीन, ठीक है। इसको रिपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। चलो देखो ना, यह ऑक्सीन हार्मोन जो होता है, आप सुनते जाना, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है ना, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? पौधों की लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है। यह साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है ना, कोशिका विभाजन करता है। यह कौन सा करेगा? कोशिका विभाजन को करता है। दूसरा चीज ना, यह क्या करता है? कोशिका विभाजन के साथ साथ यह क्लोरोफिल को रोक के रखता है। किसको रोक के रखेगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को यह क्या करता है? रोक कर रखता है, ठीक है, रोक कर रखता है, क्लोरोफिल को रोक कर रखता है, ठीक है, रोक कर रखता है। इसलिए पेड़ पौधा के पत्तियां का होता है ज्यादा समय तक ग्रीन दिखाई देती है। जेब्रेलिन बता ही दिए, एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, ये पेड़ पौधों के पत्तियों को क्या करता है? झड़ा देता है, ठीक है। पेड़ पौधों के पत्तियों को झड़ाने का काम कौन करता है? तो एब्सिसिक अम्ल। और ये इथिलीन अम्ल जो होता है ना, फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है। फलों को पकाने का काम कौन करता है भाई? फलों को पकाने का काम कौन करता है? तो एथिलीन अम्ल, ठीक है। कोई भी फल पकते हैं तो किसके वजह से पकते हैं? तो एथिलीन अम्ल की वजह से पक जाते हैं। चलो, वेरी गुड, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा।
चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो 8 नंबर ना बोलता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। अभी तुरंत हम बताए थे कि पत्तियों को मुरझाने का काम कौन हार्मोन करता है, ऑक्सिन करता है, जिब्रेलिन करता है, साइटोकाइनिन करता है, कि एब्सिसिक अम्ल करता है, ठीक है। जरा बताओ आंसर क्या होगा 8 नंबर का, जरा बताओ क्या होगा बच्चों का। ठीक, इसका आंसर आ गया है अवधेश एंड अंकित, वेरी गुड। आंसर का हो जाएगा डी ना, अभी हम बताए थे कौन, एब्सिसिक अम्ल ना। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पेड़ पौधों की पत्तियों को मुरझाने का काम करता है, और जिसकी वजह से पेड़ पौधा की पत्तियां क्या हो जाती है, तो झड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी बताया था ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ना, पेड़ पौधों के कहाँ पाया जाता है, शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है ना, शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। शीर्ष वाले भाग में कौन पाया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और यह ऑक्सिन हार्मोन में खूबी होता है ना, जब लाइट पड़ता है ना सूरज के प्रकाश, तो ऑक्सिन हार्मोन ऊपर से कहाँ आ जाता है, नीचे किधर, तो छाया की तरफ। जिधर छाया होगा ना उधरे कौन आ जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन आ जाता है, ठीक है। और जेबरेलिन हार्मोन जो होता है ना, जर्मिनेशन, एक प्रोसेस होता है बायोलॉजी में, जर्मिनेशन। जब कोई नया पौधा उगता है ना, जब बीज जो होता है अंकुरन होता है, उस अंकुरन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो यह अंकुरन में क्या करता है, हेल्प करता है। जब अंकुरन जो होता है ना, बीजों को अंकुरन में हेल्प कौन करेगा, जेबरेलिन। यहाँ पे देखो साइटोकाइनिन, यह क्या करता, कोशिका विभाजन करता, ठीक है। कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता, साइटोकाइनिन। और इसका एक और मेन पार्ट होता है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होता है ना, उस पत्तियां में क्लोरोफिल को रोक कर रखता है, ठीक है। क्लोरोफिल को रोकने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस हार्मोन की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरा दिखाई देती है, जरा बताओ किस हार्मोन की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां हरा दिखाई देती है। तो हार्मोन पूछेगा ना बाबू, तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां कैसा दिखाई देती है बाबू, हरा दिखाई देती है, हरा दिखाई देती है, ठीक है, दिखाई देती है, ठीक है। हरा दिखाई देती है किस हार्मोन के कारण, साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण। क्यों, क्योंकि यह पेड़ पौधों के पत्तियां से क्लोरोफिल को जाने नहीं देता, और जब तक वो क्लोरोफिल रहेगा तब तक पत्ता कैसा दिखाई देगा, हरा। जैसे क्लोरोफिल गायब हो गया, पेड़ पौधा के पत्तियां पीला होकर क्या होता है, झड़ जाता है। और झड़ाने का काम कौन करता है, तो एब्सिसिक अम्ल करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है, चलो ठीक है। किशन कुमार, साइटोकाइनिन स्पेलिंग सही नहीं है, साइटोकाइनिन का सी होता है ना, एस नहीं। चलो देखो अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 में बोलता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बता मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, कि मलेरिया परजीवी में। बताओ किस में मुकुलन, यानी बडिंग प्रोसेस ना, मुकुलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बडिंग। देखो लिखा होगा, बोलता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस के द्वारा किस में होता है, जरा बताओ। चलो अनुज के आंसर आ रहा है बी, रोंग है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है, क्या हो जाएगा आंसर बी। बी किस में, ईस्ट में ना। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग प्रोसेस के द्वारा जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अब याद रखना यहाँ पे देखो अमीबा, ठीक है। अमीबा में जो होता है जनन किस विधि द्वारा होता है, द्विखंडन, ठीक है। अमीबा में जो जनन होता है किस विधि द्वारा होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में जो होता है ना, इसमें याद रखना कौन सा होगा, ये भी बहुखंडन। इसमें कौन होता है, बहुखंडन ना। बहुखंडन विधि द्वारा जनन किस में होगा, प्लाज्मोडियम में। अब प्लाज्मोडियम ही क्या होता है, मलेरिया का परजीवी होता है। मलेरिया का परजीवी कौन होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ना, ये मलेरिया का परजीवी होता है। अब इसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है ना। देखो
बडिंग प्रोसेस द्वारा दो चीजों में जनन होता है, ठीक है। एक ईस्ट होता है और एक होता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में भी जनन जो होता है ना, किस प्रोसेस द्वारा होता है? बडिंग प्रोसेस द्वारा होता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो कभी नहीं मरता ना, आजीवन रहता है, ठीक है। या बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, तो हाइड्रा कभी नहीं मरता, ठीक है। और इसमें हमेशा कैसा जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अमीबा भी कैसे जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। हाइड्रा भी कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ यार, क्या है तो आवाज फंस रहा है, क्या करे भाई इसका। अभी सही है कि नहीं है? चलो देखो आगे देखते हैं। भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो ना, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर ना, देखो क्वेश्चन बोलता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताओ विच मिरर इज यूज? सेविंग मिरर के तौर पर हम लोग किस मिरर को यूज करते हैं? कल ही हम क्लास में बताए थे, कल की क्लास जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। कल के क्लास में हमने बताया था कि हजामत के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। चलो ठीक है, 10 का ए नंबर आ रहा, चलो वेरी गुड। हजामत के लिए कौन सा दर्पण होता है बाबू? अवतल दर्पण ना। सेविंग मिरर के तौर पर कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। या गाड़ी का हेडलाइट जो होता है ना, वाहन का हेडलाइट, ठीक है, वाहन का हेडलाइट, हेडलाइट, वाहन के हेडलाइट में भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण यूज होता है। दूसरा सोलर कुकर ना, सोलर कुकर, ठीक है। सोलर कुकर में भी कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कहाँ पे होता है? तो उत्तल दर्पण होता है ना पश्च दर्पण के रूप में, ठीक है। पश्च दर्पण के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? पश्च दर्पण के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका? तो उत्तल। समतल दर्पण कहाँ पे होता है? क्लेडोस्कोप में ना, क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं। क्लाइडोस्कोप में किसका यूज करते हैं हम लोग? समतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का कहाँ? फर्स्ट दर्पण के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। चलो ठीक है, अवधेश कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। अगर और समझेगा अवतल का तो ENT का डॉक्टर ना, ENT, ENT, ई से क्या होता है? ईयर, नोज और टीथ, ठीक है। कान नाक और दांत का डॉक्टर। या 4 नंबर बोलेंगे तो टार्च में भी यूज होता है। कहाँ पे? टार्च में। या सर्च लाइट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट में भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बबीता देवी गुड इवनिंग। चलो ठीक, हम अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो विद्युत का दुर्घटना होती है वह किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। बताओ घरों में जो होती है दुर्घटनाएं बिजली का, वह किसके कारण होती है? चलो बताओ किसके कारण होती है, जल्दी। चलो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट ना।
किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है ना, सुनना बढ़िया से। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि अचानक विद्युत धारा की मान क्या हो जाती है? एकाएक बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाता है? तो एकाएक विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? चलो ठीक है, तो याद रखना ना, विद्युत धारा का मान जब एकाएक बढ़ जाएगा तो उसमें प्रतिरोध का हो जाती है जीरो। अब प्रतिरोध जब जीरो हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। फ्यूज तार जो होता है ना, हमें सुरक्षा देती है ना, फ्यूज तार क्या करती है? हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फ्यूज तार का होता है सुरक्षा। ये जो फ्यूज जो बना होता है ना, किसका बना होता है? टीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? टीन का। इसका गलनांक याद रखना है। गलनांक का होता है कम होता है, प्रतिरोधकता का होता है ऊंच होता है। प्रतिरोधकता ना, प्रतिरोधकता का होगा ऊंच होता है, जबकि गलनांक का होता है कम होता है। जब अत्यधिक मात्रा में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, तो जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा टेम्परेचर का हो जाता है? बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाता है? फ्यूज जो होता है ना, वो क्या होता है? पिघल जाता है और परिपथ का हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या करता है? हमें बचाने का काम करता है। कौन? तो फ्यूज। चलो 12 नंबर बताओ जरा। 12 में बोलता है आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है भाई? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ, आई किसके जैसा व्यवहार करता है? चलो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ना, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, आँख किसके जैसा व्यवहार करता भाई? तो उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, अब यहाँ से याद रखना दो चार चीज। ठीक है, क्या आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो सही। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अभी तो आवाज क्लियर है भाई लोग? चलो देखो ना, कुछ और बातें बताते हैं आई में। ठीक है, आई से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला, आई में कौन सा लेंस होता भाई? आई में उत्तल लेंस होता। ठीक है, आई में कैसा लेंस होता? उत्तल लेंस। आई में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो रेटिना में बनता है ना। कहाँ पे बनता है? रेटिना में। कैसा बनेगा? ये भी याद रखना, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा यानी रियल एंड इन्वर्टेड, तथा वस्तु से छोटा। तथा का बन जाएगा? छोटा। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट देखना, याद रखना, आँख का बाहरी भाग ना, आई का बाहरी भाग क्या होता है? बाहरी भाग कार्निया होता है। आई का बाहरी भाग क्या होता है? तो कार्निया होता है। ठीक है, आई का बाहरी भाग क्या होता है? कार्निया। ठीक है, बाहरी भाग क्या होता है बाबू? कार्निया। देखो नेत्र दान में ना, नेत्र दान में किसको दिया जाता है? तो कार्निया को ही दान किया जाता है ना। अब एक याद रखना, पुपिल। ठीक है, एक होता है पुतली। पुतली जो होता है ना, ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश, करने वाली प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को बताता ना, याद रखना।
आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन बताएगा? तो पुतली बताता है। ठीक है, कौन? पुतली। एक होता है आइरिस। ठीक है, चौथा नंबर में क्या होता है? आइरिस। आइरिस ना, आइरिस का काम क्या होता है? पुतली को साइज को ना, पुतली की साइज को छोटा बड़ा करता है ना। पुतली की साइज को क्या करेगा? कभी छोटा करता है तो कभी क्या कर देगा? बड़ा। देखो पुतली का साइज छोटा बड़ा कब होता है? जब तेज प्रकाश होता है ना, उस समय कार्निया सिकुड़ जाता है। सॉरी, क्या सिकुड़ता है? आइरिस ना। उस समय आइरिस का हो जाता है? सिकुड़ जाता है, जिसके वजह से पुतली का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। और जब तेज धूप आएगा तो छोटा, और जो ज्यादा धूप आएगा तो वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो याद रखना, पुतली तेज धूप में सिकुड़ जाती है और कम धूप में क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, तो इतना बात तुमको आई से क्या करना है? याद रख लेना है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 13 नंबर क्वेश्चन देख लो। 13 नंबर बोलता है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, कोई नहीं। चलो बताओ अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? चलो सी। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान का होता है? 7 से कम होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अम्लीय विलयन का पीएच मान ना, ये किसका होगा? तो अम्लीय विलयन। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान का होता है? 7 से कम होता है। 7 से अधिक ऐसा होता है क्षारकीय विलयन का ना। किसका? क्षारकीय विलयन का पीएच मान का होता है? 7 से अधिक। और 7 के बराबर किसका होता है? उदासीन का, न्यूट्रल का ना। उदासीन का पीएच मान का होता है? 7 के बराबर। अब पीएच मान को हम लोग पीएच स्केल से मेजरमेंट करते हैं ना। किससे? तो पीएच स्केल ना, पीएच स्केल से पीएच मान को बताया जाता है। पीएच स्केल का जो खोज किया था, कौन किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ना, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन। कब किया था? तो 1909 में किया था ना। पीएच स्केल में जो होता है ना वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक होता? तो याद रखना 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक ना। इसलिए इसका परिसर क्या होगा? परिसर रेंज ना 0 से कहाँ तक? 14 तक होता है। ठीक है, ये 14 में क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पे क्या होगा? अधिक क्षारकीय हो जाएगा। और यहाँ पे जब 0 होगा ना, यह अधिक अम्लीय होता है। यह कैसा होता है? तो अधिक अम्लीय होता है। और यहाँ पे 7, इस जगह का हो जाएगा 7। 7 में कैसा होता है? तो उदासीन होता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजों का पीएच मान का करना होगा, याद रखना होगा। हम लिख देते हैं, जैसे रक्त, यानी रक्त ना, ब्लड। जैसे रक्त, इसका कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, फिर जल का पीएच मान याद रखना होगा, कितना होता है? 7 होता है। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2, इसको याद रखना कितना होता है? 10.4 होता है, यानी लगभग 10 के का होता है? बराबर होता है। मान लो कितना होता है? 10 होता है ना, MgOH का होल 2। एक होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, पाचक रस होता है। चाहे नींबू का रस का 2 पॉइंट कितना हो जाता है? 3 ना। तो इतना चीज को तुमको क्या करना? एक होता है पेशाब, यानी यूरिन ना, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इतना चीजों को तुमको क्या कर लेना है? याद रख लेना। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में तो बोलो, किसी को तकलीफ है समझने में? चलो नेक्स्ट चलते हैं ना, अगला क्वेश्चन। देखो बाबू लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। देखो बोलता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का होगा सेम, बट डिफरेंट का होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का होना चाहिए सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला का होना चाहिए डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, समायोगी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं भाई, जरा बताओ।
कैसे? चलो देखो ना, तो जब ऐसी बात हो जाए ना, जब मोलिकुलर फार्मूला का हो जाए सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला का हो जाए डिफरेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समावयी यानी आइसोमर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? तो आइसोमर। जिसका संरचना सूत्र का हो जाए समान, सॉरी, जिसका मोलिकुलर फार्मूला का हो जाए सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला का हो जाए डिफरेंस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। यहाँ पे देखो ना अपर रूप, ठीक है, याद रखना होगा कार्बन। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो याद रखना कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं ना। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3 अपर रूप होते हैं। 3 अपर रूप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो ना, अपर रूप का मतलब क्या होता है? एक ही तत्व जब कई रूपों में पाया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर रूप। मतलब एक ही चीज का कई गो रूप होगा। जैसे देखो, भगवान विष्णु का देखा होगा 10 गो का अवतार है, तो वो 10 अवतार ही क्या कहलाएगा साइंस में? अपर रूप। क्या कहलाएगा? अपर रूप। उसी तरीका से कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3। पहला का होता है ग्रेफाइट, पहला का याद रखना है ग्रेफाइट। दूसरा का होता है डायमंड, क्या होता है? डायमंड। तीसरा का याद रखना कार्बन 60, जिसको क्या बोलते हैं? फुलेरीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फुलेरीन। ठीक है, इतना सा तुमको क्या कर लेना है बाबू? याद कर लेना है। कितने होते हैं? 3, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। डायमंड जो होता है ना, सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। सबसे अधिक, सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। डायमंड का होता है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट एक अधातु होता है, ठीक है, यह अधातु होता है, लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन तो बताए हुए थे, जरा बताना। 15 बोलता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, जरा बताओ। चलो ठीक, ऑप्शन नंबर कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना। 1 एंगस्ट्रॉम की इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है? 10⁻10 मीटर, ठीक है। चलो ये तो बताए हुए थे, नेक्स्ट चलते हैं। चलो तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी क्लास आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। न्यू बच्चा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना। फिर नेक्स्ट क्लास में कल इसी तरीक़ा से टॉप क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो कल फिर से सभी बच्चे लाइव आ जाना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक, ठीक है, सबको गुड नाइट। अरे इसका